जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर की इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं भूगोल के छठे अध्याय द्वितीयक क्रियाओं के ऊपर। इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी हाफ ईयरली और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर बात है वो अपनी शुरू कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार हैं, वो कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि उत्पाद के आधार पर निम्न में से कौन सा मूलभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग या मूलभूत उद्योग कौन सा है इन चार में से? तो कौन सा हो सकता है? तो वो है लौह इस्पात उद्योग। आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो मूलभूत उद्योग है। क्यों कहा जाता है, क्या है, उस पर आधारित भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आगे जाकर हम इन पर बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि एल्यूमिनियम उद्योग निम्न में से जिस कारक के निकट स्थापित किया जाता है वह कौन सा है इन चार में से? एल्यूमिनियम उद्योग है वो किसके ज़्यादा निकट स्थापित किया जाता है? तो इसमें सही आंसर है अपना शक्ति या ऊर्जा यानी बिजली, क्योंकि इस उद्योग के लिए बिजली है, शक्ति है वो ज़्यादा चाहिए, इसलिए इसे बिजली जहाँ आसानी से प्राप्त हो जाती है, शक्ति चाहे वो कोयला से, पेट्रोलियम से, किसी भी तरीके से प्राप्त हो, वहाँ इनको स्थापित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बात करें अपने। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपना क्या कृत्रिम रेशे प्लास्टिक निर्माण, दो उद्योग है यहाँ पर, कृत्रिम रेशे उद्योग और प्लास्टिक निर्माण उद्योग, ये किस प्रकार के उद्योग कहलाते हैं? इसका उत्तर आपको देना है। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? वो है रसायन उद्योग। दोनों ही रसायन पर आधारित है, कृत्रिम रेशे उद्योग और प्लास्टिक निर्माण उद्योग। तो अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए आगे बात करते हैं। अपना चौथा प्रश्न है, रूहर औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? रूहर या रूर, रूर भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये औद्योगिक प्रदेश है वो किस देश में है? जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और चीन में। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और रूहर औद्योगिक क्षेत्र है वो जर्मनी में है। अगले प्रश्न की बात करें तो महान झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? महान झील, 5 प्रमुख झीलें मिलकर बनती है महान झील। औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊपर वाला रूर की बात की वो जर्मनी में है और महान झील औद्योगिक प्रदेश है वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अच्छे से इनको लर्न कीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि सिलिकन घाटी, सिलिकन वैली किस नगर के पास स्थित है? न्यूयॉर्क, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को और पिट्सबर्ग। तो सही आंसर क्या है इसका? सैन फ्रांसिस्को। और कहाँ पर है? अमेरिका में। तो सिलिकन घाटी कहाँ है? अमेरिका के अंदर है, सैन फ्रांसिस्को नगर के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है कि अमेरिका के किस औद्योगिक केंद्र को जंग का कटोरा कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। जंग का कटोरा क्या कहलाता है? कौन सा देश है वो, नगर है वो है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आठवां प्रश्न है कि निम्न में से धुएं की चिमनी वाले उद्योग हैं। धुएं की चिमनी यानी धुआं निकलता है, इसका मतलब कोयला जल रहा है और धुआं निकल रहा है। धुएं की चिमनी वाले उद्योग कौन से हैं? धातु पिघलाने वाले उद्योग, रसायन निर्माण उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग। तो ध्यान दीजिए ये परंपरागत उद्योग हैं और इन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग कहा जाता है। तो ये सारे ही हैं इसके अंदर उपरोक्त सभी। अब नाम याद रख लेना, धातु पिघलाने वाले उद्योग, रसायन निर्माण उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, इन्हें परंपरागत धुएं की चिमनी वाले उद्योग हैं वो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां है क्या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इन चार कथनों में से हमें ये बताना है भी कौन सा कथन है वो असत्य है यानी गलत है। हुगली के सारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित है, ये सही है। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, फुट लूज उद्योग जिन्हें कहा जाता है। और खनिज तेल और जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है और पत्तन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। तो गलत कथन कौन सा है? दूसरा, चीनी सूती वस्त्र और वनस्पति तेल उद्योग है वो स्वच्छंद उद्योग नहीं है।
अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, निजी, यानी निजी रूप से आदमी काम करता है। तो निजी सेक्टर है वो किस में शामिल रहता है, जहां निजी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है इन 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में से। पूंजीवाद जो कि अमेरिका में चलती है, मिश्रित जो भारत में चलती है, समाजवाद जो कि रूस यानी सोवियत संघ में चलती रही है। तो इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसका संबंध उत्पादन के स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत या निजी होता है? बहुत प्यारा प्रश्न है और वो है पूंजीवाद। पूंजीवाद। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न है आपके सामने अब कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, वो उद्योग कौन सा है? वो है आधारभूत उद्योग या मूलभूत उद्योग जिसको कहा जाता है। मूलभूत कहिए, बेसिक बात है जो मूलभूत या आधारभूत उद्योग। इसलिए कहा जाता है किसी उद्योग को आधारभूत क्योंकि वो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है और वो कच्चा माल किसी दूसरे उद्योग के अंदर कच्चे माल के रूप में काम आता है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका लौह इस्पात उद्योग जो कि एक आधारभूत उद्योग कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां क्वेश्चन है क्या निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है, यानी इन 4 संबंधों में से कौन सा सही है? इन चारों में से आपको छांटना है। सोचिएगा क्या हो सकता है, अच्छे से दिमाग में रखिएगा जो उत्तर है इसके अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, लौह इस्पात उद्योग इसका संबंध है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग अमेरिका के अंदर है, जिसे जंग का कटोरा भी कहा जाता है, पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा। तो लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग में ये बिल्कुल सही मेल खाता है। तो अच्छे से दिमाग में रखना इसको। अब ये 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब अपने कुछ 1-1, 2-2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर बात कर लें। ये प्रश्न है 13वां का, कृषि व्यापार क्या है और इसका वित्त पोषण कौन करता है? कृषि व्यापार किसे कहते हैं, पहले तो इसकी बात आ गई। कृषि प्रकार है वो एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो कि औद्योगिक पैमाने पर की जाती है, यानी बड़े लेवल के ऊपर की जाती है। फिर दूसरा है कि इसका वित्त पोषण कौन करता है, यानी इसको पैसे हैं जो सुविधा है वो कौन उपलब्ध करवाता है? तो इसका वित्त पोषण वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि के अलावा अन्य चीज़ों को समर्थन देने वाला व्यापार है वो इसको प्रोत्साहन देता है, वित्त पोषण देता है। तो कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है और इसका वित्त पोषण वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है कृषि व्यापार से ही, क्या कृषि कारखाने किसे कहा जाता है? कृषि कारखाने, तो देखिएगा कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े यानी खेतों से आकार में बड़े, यंत्रीकृत यानी मशीनीकरण और रसायनों पर निर्भर और अच्छी संरचना वाले होते हैं। कृषि व्यापार है वो फार्म से आकार में बड़े, यंत्रीकृत और रसायनों पर निर्भर रहने वाले और अच्छी संरचना वाले होते हैं और इनको ही कृषि कारखाने कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ कृषि व्यापार से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वही कृषि कारखाने के अंदर शामिल करते हैं हम। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 15वां, क्या लौह धात्विक खनिज का उपयोग करने वाले एक उद्योग का नाम बताइए? लौह धात्विक खनिज का उपयोग करने वाले एक उद्योग का नाम है वो है लौह इस्पात उद्योग, जो कि एक मूलभूत आधारभूत उद्योग कहलाता है क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए ये कच्चा माल है वो उपलब्ध करवाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके बाद अगला 16वां प्रश्न, ये अलोह धात्विक की बात कर रहा है। ऊपर वाला लौह धात्विक का था, ये अलोह धात्विक खनिज के उपयोग करने वाले 2 उद्योगों के नाम बताने हैं। तो इसमें हो गया अपना एल्यूमिनियम उद्योग और तांबा उद्योग, क्योंकि इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं होता, अलोह धात्विक खनिज का उपयोग किया जाता है इनके अंतर्गत, एल्यूमिनियम उद्योग और दूसरा है प्रमुख तांबा उद्योग। अगला प्रश्न देखिएगा, अधात्विक खनिज का उपयोग करने वाले 2 उद्योगों के, अधात्विक, ऊपर वाले दोनों धात्विक के थे, एक लौह धात्विक और एक अलोह धात्विक का, और ये अधात्विक खनिज का उपयोग करने वाले 2 उद्योगों के नाम बताने हैं। तो एक तो हो गया अपना सीमेंट उद्योग, दूसरा हो गया मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योग।
तो इन दोनों में ही अधात्विक खनिजों का इस्तेमाल होता है, सीमेंट उद्योग और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योग। अगला प्रश्न देखिएगा, 18वां प्रश्न है अपना कि विश्व के किन्हीं 4 प्रमुख निर्माण उद्योगों के, निर्माण या विनिर्माण उद्योगों के नाम लिखिए। तो लौह इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र निर्माण उद्योग या सूती वस्त्र निर्माण उद्योग हो गया, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग है। ये 4 प्रमुख विश्व के निर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। तो अच्छे से इन चारों के नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 19वां का, पशुओं से प्राप्त 2 प्रमुख कच्चे माल। तो पशुओं से हम क्या प्राप्त करते हैं? चमड़ा प्राप्त करते हैं और ऊन प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। पशुओं से प्राप्त 2 प्रमुख कच्चे माल के नाम है चमड़ा और ऊन है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, बार बार नाम आ रहा है। एक प्रश्न जरूर बोर्ड परीक्षा में आधारभूत से संबंधित प्रश्न का मिलेगा। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाया जाता है, उन्हें आधारभूत या मूलभूत उद्योग कहा जाता है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाया जाता है वो आधारभूत। जैसे लौह इस्पात उद्योग है, इससे बनी हुई जो मशीनरी है वो दूसरे उद्योगों के अंदर काम आती है, तो इसलिए लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। एक बात और आप सब बच्चों को, साथियों को बताना चाहूँगा, ये चैप्टर जब आप तैयार कर लोगे तो ये मानिए आप अपनी सेकंड बुक का जो निर्माण उद्योग है भारत वाला जो चैप्टर है वो भी साथ में तैयार हो रहा है। तो एक तरीके से हम एक चैप्टर के प्रश्न तैयार कर रहे हैं, बल्कि कितने चैप्टर के प्रश्न तैयार हो रहे हैं? 2। यही चीजें आपको सेकंड बुक के निर्माण उद्योग वाले चैप्टर के अंदर मिलेगी, तो इसलिए अच्छे से तैयार कीजिएगा। यही प्रश्न वहां इंपॉर्टेंट है और वो ही यहीं पर है। अगला प्रश्न देखिएगा 21वां कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? मैंने कहा बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि यह अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। जैसे मशीनें और औजार हैं वो इनसे बनाए जाते हैं जो दूसरे उद्योगों में मुख्यतः काम में लिए जाते हैं। आज के टाइम में हम सोच ही नहीं सकते भी जो आयरन स्टील से बनी हुई चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं काम में नहीं ली जाती, हर उद्योग में काम में ली जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 22वां प्रश्न है अपने सामने। अब कच्चे लोहे में किसे मिलाकर स्टील इस्पात बनाया जाता है? तो ध्यान रखिए कच्चे लोहे में मैग्नीज को मिलाकर, मैग्नीज Mn, मैग्नीज को मिलाकर है वो स्टील इस्पात है वो बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, लौह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल लिखिए। आवश्यक कच्चा माल, तो लौह इस्पात उद्योग के लिए एक तो लौह अयस्क चाहिए, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वो चाहिए, कार्बन चाहिए यानी कोयला चाहिए अपने को, और चूना पत्थर चाहिए और मैग्नीज चाहिए। तो लौह अयस्क, कार्बन, चूना पत्थर और मैग्नीज। कार्बन की जगह चाहिए आप कोयला लिख दीजिए। लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और मैग्नीज है वो मुख्यतः हमें कच्चे माल के रूप में इस उद्योग के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिएगा 24वां है कि सूती कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो अच्छी क्वालिटी की जो कपास चाहिए हमें, सूती कपड़ा बनाने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए हमें कपास चाहिए अच्छी क्वालिटी की। अगला प्रश्न है 25वां कि सूती कपड़ा उद्योग कम विकसित देशों में क्यों स्थानांतरित हो रहा है? अच्छा प्रश्न निकल सकता है 1 नंबर वालों में। सूती कपड़ा उद्योग है वो कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो रहा है क्योंकि वहाँ श्रम लागत कम है, आसानी से सस्ते मजदूर है वो मिल जाते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि वहाँ पर सस्ते मजदूर, श्रमिक हैं वो मिल जाते हैं, या यूं लिख दें भी यहाँ श्रम लागत है वो कम है। आगे बढ़े, अपना 26वां प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी ध्रुव है वो किसे कहते हैं? वे उच्च प्रौद्योगिकी यानी हाई टेक्नोलॉजी वाले, वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो कि प्रादेशिक सकेंद्रित है, किसी प्रदेश विशेष में ही ज्यादा मिलते हैं, केंद्रित है, सकेंद्रित है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, स्पेशल है वो उसी क्षेत्र में वो चीज मिलती है। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो कि प्रादेशिक सकेंद्रित है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 27वां है अपने लिए। प्रौद्योगिकी
या प्रौद्योगिक ध्रुव के दो उदाहरण लिखिए। दो अमेरिका के एग्जाम्पल हम यहाँ पहले कर लें। एक है सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी और दूसरा है सिएटल के समीप सिलिकॉन वन। ये दो प्रमुख टेक्नोलॉजी पोल हैं। और उसके अलावा भारत की बात करें तो भारत में बेंगलुरु है, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली है वो कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। तो दो एग्जाम्पल पूछे हैं, दो अमेरिका के है ऊपर वाले, सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी और सिएटल के समीप सिलिकॉन वन है जो कि टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। उसके अलावा अगला प्रश्न देखिएगा 28वां कि यदि आपको कच्चे माल पर आधारित दो कृषि आधारित उद्योग लगाने हो तो आप किन उद्योगों का चयन करेंगे, यानी जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हो डायरेक्ट। तो पहला हो गया प्रमुख सूती कपड़ा उद्योग और दूसरा महत्वपूर्ण हो गया चीनी उद्योग। उसके अलावा अगर आप करें तो और भी जैसे रबर उद्योग इस प्रकार से लिख सकते हो। ये दो प्रमुख हैं, सूती कपड़ा उद्योग और चीनी उद्योग, दोनों ही कृषि आधारित उद्योग है, दोनों ही एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो इन तीन में से कोई दो आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखें कि कृषि आधारित मौसमी उद्योग का नाम लिखिए। एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग जो कि मौसमी है, मौसम पर आधारित है, तो वो है अपना चीनी उद्योग। चीनी है वो गन्ने से बनाई जाती है और गन्ना हमें पता है वर्ष भर नहीं मिलता है अपने को, ये 3-4 महीने तक ही गन्ना उपलब्ध रहता है। तो जब गन्ने का मौसम आएगा तो चीनी उद्योग काम करेगा वरना नहीं करेगा। तो कृषि आधारित मौसम उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग है। तो अच्छे से इसको दिमाग में रखिए। 30वां क्वेश्चन है कि जर्मनी के रूर या रूहर कोयला क्षेत्र में लौह अयस्क समाप्त हो गया है, फिर भी वहां लौह अयस्क उद्योग है वो कार्यशील है, क्यों? इसका क्या कारण है? तो ध्यान दीजिए, वहां भले ही लौह अयस्क समाप्त हो गया है लेकिन वहां जो लौह अयस्क है वो बाहर से मंगवा लिया जाता है। कहां से? जल मार्ग से। किस प्रकार से? क्योंकि वहां जल मार्ग से आयात किए हुए लौह अयस्क का प्रयोग है वो कर लिया जाता है, इसलिए अभी भी ये उद्योग वहां पर कार्यशील है। तो जल मार्ग से आयातित अयस्क का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए 31वां कि विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ बताना है, सिंपल अर्थ बताना है, तो वो है हाथ से बनाना। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का एक सामान्य जो अर्थ है वो है हाथ से बनाना। हालांकि आज आपको पता है मशीनों से बनी हुई चीज़ों को भी इसी में शामिल करते हैं। यंत्रीकरण, एक सामान्य परिभाषा, यंत्रीकरण से क्या तात्पर्य है या मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? तो किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना यंत्रीकरण है, वो कहलाता है। बोर्ड परीक्षा में आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, हाफ ईयरली में भी और वार्षिक परीक्षा के अंदर भी। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। तो कच्चे माल पर आधारित कुछ 5 प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? एक तो कृषि आधारित हो गया, खनिज आधारित हो गया, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित उद्योग। तो कच्चे माल पर उद्योगों को वर्गीकृत करें तो इस प्रकार से आप इन 5 भागों में आप बांट सकते हो। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल की बात अगर पूछ ले, वे कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताओ, खनिज आधारित, तो ऊपर हम उनके बारे में एक एक लाइन वाले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। तो वो एग्जाम्पल अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो लिख सकते हैं। कृषि आधारित में जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, अपना चीनी उद्योग हो गया, खनिज वाले में लौह अयस्क, एल्यूमिनियम वाले और उन तांबा उद्योग की बात हो चुकी है। रसायन में पेट्रोकेमिकल वालों की बात हो गई है। वन आधारित लकड़ियों से जो चीज़ें बनाई जाती है। पशु आधारित, पशुओं से प्राप्त आधारित जो उद्योग होते हैं, पशुओं से हम चमड़ा, ऊन है उनको प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की जो ऊपर एक एक नंबर वाली बातें हैं वो यहाँ इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। तो आगे बढ़ें और बात करें, अपना 34वां प्रश्न है कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की, मैन्युफैक्चरिंग की कुल 4 विशेषताएं बतानी है आपको। बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 4 विशेषताएं हैं, तो आप उन विशेषताओं के नाम है वो आपको याद रखने हैं। 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। एक है कौशल का विशिष्टीकरण या आप लिख दीजिए उत्पादन की विधियां। दूसरा है यंत्रीकरण या मशीनीकरण। तीसरा है प्रौद्योगिकी या नवाचार, टेक्नोलॉजी में नए नए जो चेंज है। चौथा है संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण, लेवल जो स्तर डिसाइड कर लिए जाते हैं। तो आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 4 प्रमुख विशेषताएं कौशल विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार और संगठनात्मक ढांचा है। इनको आप अच्छे से तैयार है वो कर लीजिए चारों नामों को।
उसके बाद है आकार के आधार पर, आकार के आधार पर विनिर्माण या उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। चाहे विनिर्माण उद्योग पूछ ले, चाहे सीधा उद्योग पूछ ले, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को हम कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मुख्यतः 3 भागों में इस प्रकार से हम बांट सकते हैं, कुटीर, छोटे यानी लघु, और बड़े यानी दीर्घ जो बृहत स्तर के जो उद्योग है उनमें बांटा जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्पादन की तकनीक के और निर्माण स्थल के आधार पर कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योग की तुलना कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है, ज़्यादातर प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, उन्हीं को मैं अच्छे से आपको अभ्यास है वो करवा रहा हूँ। यहाँ 2 शब्द है, एक तो उत्पादन की तकनीक, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और निर्माण स्थल कहाँ पर बनाते हैं। इन 2 के आधार पर कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योग को अंतर करना है। तो पहले कुटीर की बात कर लेते हैं। कुटीर उद्योग में साधारण औजारों द्वारा, तो उत्पादन की तकनीक तो क्या होगी, साधारण औजारों द्वारा, और निर्माण स्थल की बात करें तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर घरों में ही मिलकर दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं। तो साधारण औजार और घरों में ही लोग अपने घरों में ही बैठकर चीजें तैयार कर लेते हैं। और छोटे पैमाने के उद्योग की बात करें तो इसमें अर्धकुशल श्रमिकों, शक्ति के साधनों से चलने वाली मशीनों का प्रयोग कर घर से बाहर कारखानों में किया जाता है। छोटे पैमाने के उद्योग में अर्धकुशल श्रमिकों, शक्ति के साधनों से चलने वाली मशीनों का प्रयोग घर से बाहर कारखानों में किया जाता है, जबकि कुटीर उद्योग तो घर में ही है, वो संपन्न किया जाता है, जो घर में वो साधन उपस्थित होते हैं उनकी सहायता से। तो बहुत प्यारा प्रश्न है, अच्छे से तैयार कीजिएगा इसको। उसके बाद है 37वां प्रश्न के स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें। तो 3 प्रमुख है, सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक सेक्टर, दूसरा निजी क्षेत्र या व्यक्तिगत जो क्षेत्र जिसको कहते हैं, तीसरा संयुक्त क्षेत्र जिसमें या सहकारी क्षेत्र कह लीजिए, जिसमें प्राइवेट और सरकार मिलकर जो काम करते हैं। तो सार्वजनिक सेक्टर या क्षेत्र, निजी सेक्टर और तीसरा संयुक्त क्षेत्र, 3 भागों में इसे बांटा जा सकता है। उसके बाद 38वां प्रश्न है कि परंपरागत बड़े पैमाने पर होने वाले औद्योगिक प्रदेश के पहचान बिंदु लिखिए। तो 2 पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा इसमें। परंपरागत है, धुएं वाले उद्योगों की जो बातें आती है, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश की कैसे पहचानेंगे भी, ये परंपरागत रूप से पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं या प्रदेश है। एक तो क्या है, निर्माण उद्योगों में रोजगार का अनुपात है वो उच्च होता है, तो वहाँ भीड़ बहुत रहती है, और यहाँ जो घर होते हैं वो घटिया प्रकार के होते हैं, झोंपड़े टाइप होते हैं, वहाँ कोई भी सेवाएं हैं वो पर्याप्त नहीं होती है, अर्थात अपर्याप्त होती है। वहाँ पर्यावरण प्रदूषण आपको मिलेगा, झुग्गी झोंपड़ियाँ मिलेगी, गंदी बस्तियाँ बसी हुई मिलेगी, वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है वो भी आपको मिलेगी, छोटे मोटे काम ही वहाँ पर हैं, मिल सकते हैं। तो परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश के ये कुछ पहचान बिंदु है, तो थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, बाई चांस ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो। 39वां क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, स्वच्छंद या स्वतंत्र उद्योग, फुटलूज उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। चाहे विशेषताएं पूछ ले या इनसे आप क्या समझते हैं या टिप्पणी लिखिए, कुछ भी लिखें, तो कुछ 5-7 बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। पहले तो ये समझ लें भी ये किस प्रकार के उद्योग हैं। ये उद्योग है वो किसी विशेष प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते। यूं नहीं है भी कहीं इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई एक कच्चा माल चाहिए और वहीं इसको स्थापित कर लें, ऐसा नहीं है। ये किसी विशेष कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते हैं। दूसरा है कि ये उद्योग संगठक पुर्जों यानी छोटी छोटी कई चीज़ों को मिलकर ली जाती है और चीज़ों को मिलाकर फिर एक नई चीज़ बनाई जाती है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इसके अंतर्गत आगे। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। और स्वच्छंद उद्योग में जो उत्पादन है वो कम मात्रा में होता है। उसके अलावा इसमें श्रमिकों की भी जो कम आवश्यकता होती है। ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते, ये उद्योग प्रदूषण है वो नहीं फैलाते। इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक है वो सड़कों का जाल है। सड़कों का जाल यानी परिवहन सुविधा अच्छी होती है तो उसमें काम आने वाले कोई भी जो पुर्जे होते हैं उनको कहीं से भी हैं वो मंगवाया जा सकता है। तो स्वच्छंद उद्योग की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो सड़कों के जाल द्वारा पहुंच होती है। तो ये 6 पॉइंट आप ध्यान रखिए भी, ये कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, इसमें संगठक पुर्जों पर ये निर्भर रहते हैं, उत्पादन कम होता है, मजदूरों की कम आवश्यकता होती है और ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते।
और सड़कों का जाल, परिवहन की जो अच्छी सुविधा है, उनकी वजह से ये उद्योग है वो ज़्यादा सक्सेस हो सकता है और हो भी रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को समझाइए। एक चीज समझिए, प्रश्न किस प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा। उद्योगों की स्थिति पूछ ले, चाहे विनिर्माण उद्योगों की स्थिति पूछ ले, 4 कारक तो आप कम से कम याद कीजिए। 4 पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना है। ये 3 नंबर का 4 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनमें आंसर भी आपको इस प्रकार से लिखने हैं। कई बार कई बच्चों के दिमाग में रहता है भी निबंधात्मक प्रश्न यानी खूब सारे पेज भरने हैं। ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता। ज्योग्राफी एक साइंस की तरह विषय है जहां पर जितनी बात पूछी जाए उतनी आपको सटीक लिखनी है। कोई ज़्यादा बड़ा उत्तर लिखने से ज़्यादा अंक है वो नहीं मिलते। बस जो लिखें, जितना भी आप लिखें वो सुंदर, सुस्पष्ट और सारगर्भित होना चाहिए। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों की बात करें तो इस प्रकार पहला पॉइंट हो गया अपना कच्चा माल। इसमें आप क्या लिख सकते हो? एक चीज और बता दूं, यहाँ अगर प्रश्न ऐसे आ जाए ना भी भारत में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक लिखो, तब भी यही आंसर रहेगा। इस चैप्टर की खासियत है भी ये सेकंड बुक का इंडिया उद्योग वाला जो चैप्टर है, विनिर्माण उद्योग वाला, वो भी हमारा तैयार हो रहा है। लगभग यही क्वेश्चन वहां पर बनते हैं, वहां भी इंपॉर्टेंट है, ये यहां भी इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड परीक्षा में चाहे इस चैप्टर से आ जाए चाहे सेकंड बुक के हिसाब से आ जाए, ये प्रश्न आना है। आप अच्छे से तैयार कर लें, उत्तर में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। तो पहला पॉइंट है कच्चा माल। उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता और सरलता से प्राप्त होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य और वजन घटाने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग है वो कच्चे माल के प्राप्ति स्थान के समीप ही स्थापित किए जाते हैं या लगाए जाते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया। तो इतनी बात आप इसमें लिखेंगे। दूसरी बात करें शक्ति के साधनों की, अगर हम बात करते हैं तो वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी बिजली की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है, वे ऊर्जा के स्रोत के समीप ही लगाए जाते हैं। जैसे कि अपना एल्यूमिनियम उद्योग हो गया। तीसरा पॉइंट है बाजार की बात करें तो बाजार उद्योगों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार का उपलब्ध होना जरूरी है। बाजार से क्या मतलब है? बाजार से तात्पर्य है उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग और वहां के निवासियों की खरीदने की क्षमता है। जैसे भारी मशीनों के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट ही स्थापित की जाती है। अगली बात करें, चौथा पॉइंट है अपना कुशल श्रमिक। बढ़ते यंत्रीकरण यानी मशीनीकरण और स्वचालन। स्वचालन का मतलब हो गया ऑटोमेटिक, जैसे कंप्यूटर की सहायता से जो काम किया जाता है। तो बढ़ते यंत्रीकरण और स्वचालन से ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। फिर भी उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी ट्रेंड स्किल होनी चाहिए उनमें, उस काम को करने की क्षमता है वो होनी चाहिए। तो ये उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारक हैं। इसी प्रकार आप अपनी तरफ से भी जो अन्य हमने पहले अभ्यास किए हैं थ्योरी के अंदर, वीडियो आपने देखे होंगे, तो उसके आधार पर भी आप लिख सकते हो। और आज का अंतिम प्रश्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में क्या अंतर है। तो यहाँ हम 4 प्रमुख अंतर कर लेते हैं, 1 या 2 आप जरूर याद रखिएगा। पहला जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्राथमिक गतिविधियां या प्राथमिक जो क्रियाकलाप हैं उनकी परिभाषा से जुड़ा हुआ अंतर है पहला ही। तो इनको आप जरूर अच्छे से हैं वो तैयार कीजिए। जैसे पहला ही पॉइंट कर ले हम, प्राथमिक गतिविधियों में जिन कार्यों में उत्पादन सीधे प्रकृति से प्राप्त किया जाता है उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। तो ये प्राथमिक क्रिया की या गतिविधि की परिभाषा होगी। जिन कार्यों में उत्पादन सीधे प्रकृति से प्राप्त किया जाता है वो प्राथमिक क्रिया, और जिन कार्यों में उत्पादन के लिए प्राथमिक क्रियाओं से उत्पन्न वस्तुओं यानी इनसे जो वस्तुएं प्राप्त होती है का उपयोग किया जाता है उसे द्वितीय क्रिया है, वो कहा जाता है, द्वितीय गतिविधि कहा जाता है। और प्राथमिक गतिविधि का जो उत्पादन है वो अपेक्षाकृत कम मूल्यवान होता है, इससे कम पैसे प्राप्त होते हैं, जबकि इसके उत्पादन है वो अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान होता है। और उत्पाद को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए ही तो द्वितीय गतिविधियां हैं वो की जाती हैं। इसी प्रकार 2 अंतर और देखें, क्या इसके लिए यानी प्राथमिक गतिविधियों के लिए अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीय के लिए हमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है।
चौथा अंतर है कि प्राथमिक गतिविधियों में अपेक्षाकृत कम ज्ञान की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीयक गतिविधियों के लिए हमें उच्च ज्ञान की आवश्यकता है वो होती है। तो इस प्रकार से आप प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में ये 4 अंतर हैं वो अच्छे से तैयार है वो कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। उम्मीद करूं भी आपको ये सब अच्छे से हैं वो क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से आज हमने जो द्वितीयक गतिविधियों वाला जो अध्याय है उसको अच्छे से तैयार किया है, उसके प्रश्नों को हमने समझा है। आप इन प्रश्नों को पहले अच्छे से तैयार कीजिएगा। आगे जो भी कुछ नया अपडेशन, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हमें और मिलेंगे, हम पुनः उनकी बात करेंगे। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और ज्योग्राफी 2021-22 वाला जो एनसीईआरटी का फोल्डर है, आप उसमें से डिटेल में इन टॉपिक्स को, इन प्रश्न उत्तरों को अच्छे से तैयार हैं वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सब लाभान्वित हो रहे होंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा अभी मेरा प्रयास ये आपको कैसे लग रहा है, और अपने साथियों से शेयर भी कीजिएगा। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।